नमस्कार इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसी की तैयारी में आगे बढ़ते हुए हम एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि जब मैंने आपकी स्कीम बताई थी और हमने उसमें स्ट्रेटजी की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले टाइम में मैथ से रिलेटेड लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम वन शॉट वीडियो में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं और उसके साथ मेन पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपका पहला चैप्टर है आज। ठीक है, मैथ का आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो इस चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन विधि मिलेगी, शांत अशांत प्रवृत्ति और परिमेय परिमेय मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक नए या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में मिल जाएगा, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देख सकते हैं आप लगातार 2020 में और 2020 में भी आया हुआ है, ये 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर अपना और जो भी जो क्वेश्चन है वो सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि हम थोड़ा बहुत इसके बेसिक की बात कर लें। वैसे अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो वास्तविक संख्याएं 9th का भी चैप्टर था, उसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया था क्या कैसे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं तो वे संख्याएं जो 1 2 3 जिन्हें हम गिनते हैं, वही सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3, यानी कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, फिर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं की बात की थी। पूर्ण संख्याएं वो अगर हम इसी को काउंट 0 से करें, यानी कि अगर हम 0 से गिनना शुरू करें, 0 1 2 3, तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पूर्णांक की भी बात की थी हम लोगों ने कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होते हैं वो संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका मतलब कि हम उसे संख्या रेखा नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, और ये धनात्मक भी हो सकते हैं पूर्णांक और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इन दोनों की हमने बात की थी। और जो जीरो होता है उनका वो बेस होता है, यानी कि उनका वो सेंटर होता है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी। जीरो ये होता है पॉजिटिव और ये होते हैं निगेटिव। ठीक है, इसी तरह से हमने शुरुआत की थी और हमने इसके बारे में बात भी की थी कि पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर हम इन सारी संख्याओं को, और हाँ एक और अभी हम बात ऐड करेंगे आज का जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। इसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि परिमेय क्या होते हैं और अपरिमेय क्या होते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, परिमेय क्या होता है ना, अगर आपने बचपन में सही से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि भिन्न होता है। संख्याएं हम भिन्न में और दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो कुछ संख्याएं भिन्न में होती है, यानी कि बटे में होती है, जिसमें अंश और हर होता है। याद आ रहा होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, परिमेय वे संख्या होती हैं, जो इसकी किताबी डेफिनेशन है वो ये है कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में होती हैं। ठीक है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब कि q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। अब यहाँ पे q क्या है, नीचे वाला हर, यानी कि अगर हर 0 हो गया तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कि हम इसे डिफाइंड नहीं, अपरिभाषित, आपने सुना होगा अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि जो परिमेय होती है वो किससे भिन्न में होती है, भिन्न में होती है p/q के रूप में होती है। और जो p और q होते हैं ना, ये जो मेन हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, वो ये मेन डेफिनेशन ये है इसकी कि p और q जो है ना, वो क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। p और q जो होते हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या है, अभी बताता हूं मैं। ये क्लियर करते हैं सहअभाज्य क्या होता है। तो अभी आपने ये समझा कि p/q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं, और जो p q क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपरिमेय की, किसकी बात करें हम, अपरिमेय की, तो अपरिमेय वही होती है कि जिन्हें हम p/q में के रूप में न लिख पाए। वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अपरिमेय वही संख्याएं होंगी जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें, और जिन्हें p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्या। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्याएं क्या है, अगर इन सारी संख्याओं को एक साथ लिखना चाहें, इन सारी संख्याओं को, तो वो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर कहलाएगा। और यही आपके चैप्टर का नाम भी है, ये आपके चैप्टर की पूरी कहानी भी है। इसी में हम समझेंगे कौन सी परिमेय है, कौन सी नहीं है। यूक्लिड विभाजन विधि भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, बट अभी नहीं। आज मैं जो लेके आया हूँ, मेरा जो मूड है, यानी कि मेंशन जो है मेरा, यही है कि मैं आज आपको इसी क्वेश्चन की रिगार्डिंग सब कुछ बताऊं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सहअभाज्य। अभी मैंने बात की यहाँ पर सहअभाज्य क्या होता है। तो देखिए सहअभाज्य क्या होता है, आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ रखा है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ
एक से कटे और खुद से कटे। जैसे कि 11, 11 की अगर हम बात करें तो 11 कौन सी एक अभाज्य संख्या है। क्यों भाई 11 एक अभाज्य संख्या है? क्योंकि वेट अ मिनट, 11 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो सिर्फ किससे कटती है? एक से कटती है और खुद से कटती है। 11 11 से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कह दिया 21, तो क्या ये एक से कटेगा? बिल्कुल कटेगा एक से। 21 किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 21 7 से भी कटेगा और 21 खुद से भी कटेगा। तो 21 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक के अलावा बाकी सब गिनतियों से भी कट रही है। अगर मैं बात करूं यहीं पे 5 की, 5 एक अभाज्य संख्या है। क्यों भाई? एक से कट रही है और सिर्फ 5 से, हाँ तो ये अभाज्य है। अगर सिर्फ इसके दो गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब होता है कि जो इससे कट जाए, जो इसे विभाजित करे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो इसके देखो 5 के कितने गुणनखंड है? 5 कितनी गिनतियों से कट रहा है? सिर्फ एक से 5 से, यानी कि एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। और जो दो होती है, दो का एग्जांपल ले भाई, दो भी सिर्फ एक से कटता है और खुद दो दो से कटेगा। तो दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे कि दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? फिर से देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे। क्लियर? ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई भाज्य संख्या। अब यहाँ पे सहअभाज्य वर्ड यूज हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पे पी बाई क्यू यानी समझे भिन्न के रूप में, यानी कि 2/3। एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही नहीं भाई परिमेय का, तो पता नहीं समझ में आया हो कि नहीं। फिर से देखो, परिमेय संख्या वो होती है जो भिन्न के रूप में हो, यानी कि 2/3, 4/7, 5/8, कोई भी हो भाई, वो अगर भिन्न में लिख सकते हैं, हम बटे में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय कौन सी है? अपरिमेय होती है √3, √5, √7, ठीक है। और अगर इनका ऐड भी हो जाए 3 + √5 या 2 + √3, ठीक है, ये सारी कौन सी हैं? ये सारी हैं अपरिमेय संख्याएं। और ये कौन सी है? परिमेय संख्या है। तो ये देखो, ये जो है मैंने परिमेय संख्या लिखी है ना, ये दोनों क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब ये जो 5 है वो सिर्फ 5 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 8 जो है, 8 भी किससे है? वो यहाँ पर सहअभाज्य, मतलब कि देखो यहाँ पर 8 जो है वो यहाँ पे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो तुम तो क्वेश्चन कर सकते हो कि ये तो गलत है भाई, ये तो अभाज्य है ही नहीं 8। जी हाँ, ये अभाज्य नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो वर्ड यूज करें सहअभाज्य, सहअभाज्य यानी कि अब ऐसी कोई सी भी गिनती नहीं है जो इनको काट पाए। नहीं क्लियर हुआ? देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर 25/10, तो अब ऐसी कोई गिनती है ना जो इनको काट सकती है? कौन सी है वो? 5। क्यों भाई? 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे क्या मिल गई हमें? 5/2। अब ये दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब देखो, अब 5 5 से और 2 2 से कटेगा, ठीक है। यानी अब कोई एक ऐसी गिनती नहीं है जो इन दोनों को काट सके, तो इसलिए इन्हें परिमेय संख्याएं बोलती हैं। यानी कि सहअभाज्य का आप एक और रूप समझ सकते हो कि अगर मैंने बहुत बड़ी लिख दिया ना गिनती 25/10 या 1000/200, तो आप उसे सरल कर लो। जो सरल करने पर सबसे लास्ट में आएगा वही हो जाएगी परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या का गुणज होता है, यही सब होते हैं। इसको गुणा करते जाओ और बनाते जाओ। क्लियर है? परिमेय संख्या p/q के रूप में, और p की जो होती है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ना आया हो तो फिर से वीडियो पीछे करके देख लेना, और क्या हो सकता है। अब हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ। अभी तक जो हम लोग मैथ सॉल्व करते थे, आगे भी इसको सॉल्व करेंगे, उसमें क्या कर रहा था? क्वेश्चन गिनती में रहता था, सॉल्व किया, आंसर निकाला, रख दिया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकाली, रख दी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये लैंग्वेज बेस है, आपको थोड़ा भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। भाषा शैली के साथ लिखना पड़ेगा, तो ही आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। इसका हल मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। और सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे वो इसी टाइप, जैसे कि ये सिद्ध कीजिए कि √3, सिद्ध कीजिए कि √5, सिद्ध कीजिए कि √7, सिद्ध कीजिए कि √2, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना माना कि √3, मैं इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, फिर आप उसी तरीके से √5 को भी करेंगे, √2 को भी करेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं हम? मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं मान लूंगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने अभी बताया कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन से क्या होगा? √3 = p/q, ठीक है। p/q, या आपकी बुक में है a/b, तो मैं उसी से समझाता हूं आपको। a/b यानी कि समझ रहे हो क्या है? p/q यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में अगर लिख पाए तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यानी कि अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो वो a/b में बिल्कुल लिखी जा सकती है भाई। भाई अभी आपने बताया डेफिनेशन से, तो ये होगा, हाँ होगा भाई बिल्कुल। अब क्या करते हैं, और ये जो हमने लिया है कि √3 = ab, एक परिमेय संख्या, और a b क्या है? अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि a b एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्याएं हैं।
ठीक है, क्लियर है। ए बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू ए बाई बी हो गया। अब क्या करते हैं हम, ए बी सहअभाज्य संख्या है, कैसे, एक बार समझ लो, इसमें कंफ्यूजन ना होना। ए बी अभाज्य संख्या है मतलब समझ रहे हो, सहअभाज्य, यानी कि जो ए है ना वो सिर्फ 1 से कटेगा और ए से कटेगा, और जो बी है ना, बी, उसका क्या होगा, बी का जो कटेगा, यानी बी जिससे विभाजित होगा, बी का जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ 1 होगा और बी होगा। और ऐसा कोई सेम इसका नहीं आ सकता, सेम गुणनखंड नहीं आ सकता, मतलब ऐसा हो कि ए 2 से भी कटे और बी जो है 2 से भी कटे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये परिमेय की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सहअभाज्य की कैटेगरी को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा उनको, मतलब कि मना कर देगा, उन पे गलत साबित हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या होगा तो वो √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, और ए बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको पता है कि रूट वाले का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाता है, और यहाँ से क्या होगा भाई, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। अब √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि भाई रूट, किसी भी रूट का स्क्वायर आप करोगे, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए बेसिक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इतना आ गया, इसे लिख लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इसे नेक्स्ट पेज पर करने वाले। देखो क्या आ गया था अपना इक्वेशन नंबर 1, तो क्या था, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं बी स्क्वायर इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि जो 3 है इज, एक सेकंड इसे ऐसे लिखते हैं ताकि समझ में आए, रुक जाओ, इसे पहले रबड़ से मिटा दें इसे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ पर इंप्लाई करके आप लिखेंगे दैट इज 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित मतलब समझ रहे हो, क्योंकि काटता है भाई, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। ये तो दिख रहा है हमें यहाँ से कि भाई जैसे हमें ये मिला, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट इम्प्लाइज दैट 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी विभाजित करता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आप करेंगे, तब हम मानते हैं ये लैंग्वेज आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैं इसे सबसे पहले लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, अभी देखो मेरे साथ। तब हम मानते हैं, क्या मानते हैं, अब हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 3m। अब ये m क्या है, m जो है वो एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक अभी मैंने बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, जिन्हें हम नंबर रेखा पर दिखा सकते हैं, यानी कि वो माइनस भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ए इज इक्वल टू 3m ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 यही था ना अपना, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह क्या रखना है 3m, तो ये क्या है, ए का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये 3m का स्क्वायर। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा भाई, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 इज 9, 9m स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 इज 9 कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो m स्क्वायर ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाई, एक सेकंड, बी स्क्वायर बाई 3, देखो ये इसके नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहां हमें मिल गई थी, इक्वेशन नंबर जैसे यहाँ देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 था, तो यहाँ 3 क्या कर रहा था, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। वैसे ही यहाँ देखो 3 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल वैसे मिल गया कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये चीज हो जाएगी। तो जब 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यानी कि 3b को भी विभाजित करता है। ये तो आपको पता ही है कि वर्गमूल जब किसी को विभाजित करेगा तो वो संख्या भी उसको विभाजित करेगी, विभाजित करता है। बस यहां से क्लियर हो गया। अब देखो
हमें 3 जो है वो एक ऐसी संख्या मिली, देखो 3 एक ऐसी संख्या मिली जो क्या कर रही है, जो a को भी डिवाइड कर रही है, और 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रही है। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ये परिमेय संख्या में ये होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, सह संख्याएं होती है। तो सह संख्याएं क्या होती हैं, वो ऐसी संख्याएं नहीं होंगी कि जिनके सेम गुणनखंड हो, यानी कि सेम रूट मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें देखो सेम गुणनखंड मिल गया भाई। 3 जो है वो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ए को भी बी को भी। तो ये यहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, अतः, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं, इसे आपको लिखना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि ए व बी के समान गुणनखंड हैं। खंड है, अतः ये क्या है, सहअभाज्य नहीं है। नहीं है, तथा हमारा माना गए, हमारी मानी गई कल्पना, हमारी मानी गई कल्पना, कल्पना या परिकल्पना, आप जो भी कह लें, हमारी मानी गई कल्पना या परिकल्पना कर लीजिए, थोड़ा कठिन हिंदी का ये हम उपयोग यहाँ कर रहे हैं। मानी गई परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब जाके आपका ये सवाल मुकम्मल हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपको ये 5 नंबर के सवाल में आ सकता है, 2 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। अभी मैंने इतना टाइम क्यों लगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक बार दोबारा से मैं इसे फटाफट रिवाइज करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले अब ये करना है कि जो भी आपको गिनती दे रखी उसे मान लेना है। जब वो आपसे कहेगा हमें क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय, तो क्या मानेंगे आप, परिमेय मानेंगे, ये ध्यान रखना है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो हमें पता है p बाई क्यू यानी a बाई बी के रूप में रहेगी, भिन्न के रूप में हमने भिन्न मान लिया, a b सहअभाज्य संख्या है। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा और a² बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, 3b² इक्वल टू a²। आगे जैसे बढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जैसे 3b² इक्वल टू a² मिला, यानी कि 3a को विभाजित कर 3a² को विभाजित करता है, तो यानी 3a को भी विभाजित करता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि a इक्वल टू 3m रख लेंगे, क्योंकि हमें b के लिए भी चाहिए। a इक्वल टू जैसे ही 3m रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू 3m², यहाँ से वैल्यू रखोगे तो जैसे ही आ जाएगा m² इक्वल टू b² बाई 3, यानी कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड करता है, 3 b को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सहअभाज्य नहीं है। बस सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय भी नहीं है। तो जब परिमेय नहीं तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो अपना क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक की, √3, √5, √7 इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपको ये शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है, सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं हम कि एक परिमेय संख्या है। अब फटाफट बताइए कि परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या कहती है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन ये कहती है कि अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो 5 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई बी, यानी p बाई क्यू, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर, a बाई बी, और b क्या है, b नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे वहां पे q नॉट इज इक्वल टू 0 था, और a और b क्या है, वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो 5 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परिमेय को एक साथ और परिमेय को एक साथ कर लेते हैं। तो ए बाई बी क्या है, एक परिमेय है, और 5 भी क्या है, एक अपरिमेय है। तो आप अब आगे प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमारी परिमेय संख्या है उनको एक साथ और परिमेय को एक साथ। तो अपरिमेय को मैं यहीं रहने देता हूँ, अपनी रूट थ्री यहीं है, और ए बाई बी क्या है, इस साइड पर है। अब आपको पता होगा कि जब हम बराबर के इधर उधर करते हैं संख्याओं को, तो उनका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो इसके आगे यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -5। ठीक है। अब क्या आपको पता है कि ये a बाई बी एक परिमेय संख्या है? कैसे पता भाई, अभी माना है आपने कि a बाई बी कोई भी संख्या अगर भिन्न में होगी, भिन्न में यानी बटे के रूप में होगी, तो वो परिमेय होती है। तो ये तो परिमेय है। क्या 5 -5 भी एक परिमेय संख्या है? -5 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि -5 क्या है, एक पूर्णांक है, और हर पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय सब है, प्राकृतिक भी एक परिमेय है, पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या है, और पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, सिर्फ अपरिमेय परिमेय नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हमें पता चल गया कि ये भी एक परिमेय है और ये भी एक परिमेय है। तो आपको पता होना चाहिए एक और चीज, अगर आपकी बचपन सही से गुजरा है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कि दो परिमेय संख्याएं अगर माइनस हो, यानी कि अगर परिमेय माइनस परिमेय हो तो भी परिमेय होता है, अगर परिमेय प्लस परिमेय हो तो भी परिमेय होता है। ठीक है, और अगर परिमेय प्लस परिमेय हो तो भी क्या होगा, परिमेय ही आएगा, और अगर परिमेय गुणे परिमेय हो तो भी क्या आता है, परिमेय ही आता है। लेकिन अगर यहां पर अपरिमेय, अपरिमेय इंटू अपरिमेय है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके परिमेय आएगा। ठीक है, ये चीज होती है, ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या आता है, परिमेय आता है। तो अब यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, √3। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि a बाई बी तथा -5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं का घटाना क्या आएगा, घटा क्या आएगा, √3 एक परिमेय संख्या आता है। तो हम क्या करें, तब √3 एक परिमेय संख्या होगी, यही चीज है। परंतु लेकिन ऐसा थोड़ी है, √3 एक परिमेय संख्या कहाँ है भाई, हम उसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इस कैलकुलेशन से आ रहा है, यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो गलत है। यानी कि जो हमने शुरुआत की है अपने क्वेश्चन को, माना है, जो हमने जो कल्पना की है, परिकल्पना की है, वो क्या है, गलत है। तो आप यहां लिखेंगे, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः फिर आप लगाएंगे यहां पर, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, अतः, एक सेकंड, अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी जो लैंग्वेज है ये मैंने आपकी बुक में से ली है, क्योंकि वहां पे जरूरी, क्योंकि इसमें बिना लैंग्वेज के आपको नंबर मिलेंगे नहीं, आपको इतना नंबर मेंशन करना ही होगा, और नंबर से ये क्वेश्चन होगा। आपको लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज कि ये परिमेय माइनस परिमेय परिमेय होता है, लेकिन जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे तथ्य को गलत करती है, हमारी परिकल्पना को गलत करती है। अतः 5 प्लस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, और हमारी जो परिकल्पना है वो गलत थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक के लिए काफी रखते हैं। अब जो मैंने जो ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं, उससे आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि ये 5 प्लस √3 है, तो जो हो सकता है आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है कि हाँ वो है 3 प्लस √2, वो क्वेश्चन जो है वो है 3 प्लस √2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे भी बताऊंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको यहाँ पर √3, √5, ये √2 के लिए भी है क्वेश्चन, ये √2 के लिए भी अगर आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे करेंगे, बस √3 की जगह क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड पता है ना, तो आप इस मेथड पे सिर्फ नंबर चेंज करते जाइए, √3 की जगह √5, √7, √2 आप करते जाएंगे, और क्या मिलता जाएगा आपको,
आपका आंसर मिलता जाएगा, आपको इसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला लेक्चर है इस सीरीज का, जिसमें मैंने वन शॉट के साथ थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताए आपको और पीवाईक्यू भी कराए। अगली वीडियो भी हमारी कुछ ऐसे ही होगी, जिसमें हम थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बात करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू की जो आए हुए हैं पिछले एग्जाम में और इस बार भी आने के चांस है। और आपका 2024 का जो मॉडल पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो हमारी आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हम और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, टेक केयर।